हेलो नमस्कार। हम पढ़ रहे थे चौहान राजवंश और इसका पार्ट 1 मैंने रिकॉर्ड करके आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देखिए। और अब हम पढ़ेंगे चौहान राजवंश के अंदर अजमेर के चौहान पढ़ रहे थे और मैंने विग्रहराज चतुर तक आपको अच्छे से पढ़ा दिया है। आप इसको अच्छे से देख लीजिए। पार्ट 1 के नाम से वीडियो है। और दूसरा अब हम पढ़ेंगे पार्ट 2 जो कि पृथ्वीराज चौहान थर्ड के नाम से हम पूरा डिटेल में अब इसको पढ़ने वाले हैं। तो इसको आप बिना स्किप किए अच्छे से देखिए और अपने नॉलेज को बढ़ाइए। देखिए इनका शासनकाल 1177 से लगाकर 1192 ईस्वी तक रहा। 1177 से लगाकर 1192 ईस्वी तक रहा। इनका जन्म 1166 ईस्वी में हुआ था और ये मात्र 11 साल की आयु में ही ये राजा बन गए थे। ज्येष्ठ शुक्ल 12 के दिन इनका जन्म हुआ था। दूसरा, अनहिल पाटन गुजरात के अंदर इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम सोमेश्वर चौहान था। ये अर्णोराज की पुत्र हुआ था सोमेश्वर, और सोमेश्वर से जो पुत्र था पृथ्वीराज थर्ड की माता का नाम कर्पूरी देवी था। पिताजी का नाम सोमेश्वर चौहान था और कर्पूरी देवी अनंगपाल तोमर की पुत्री थी जो कि दिल्ली के राजा थे। अब इनकी जो उपाधियाँ थी पृथ्वीराज चौहान की, वो राय पिथौरा यानी कि युद्ध में पीठ न दिखाने वाला, ऐसे हम लोग कह सकते हैं। हिंदू सम्राट, भारतेश्वर, सपाद लक्षेश्वर, दल पुंगल यानी विश्व विजेता। फिर इनका जो राज्याभिषेक है वो देखिए 1177 ईस्वी में 11 वर्ष की आयु में इनका राज्याभिषेक हो गया था। 1178 ईस्वी में ये वास्तविक शासन करना स्टार्ट कर दिया था। 1 साल तक इनकी जो माताजी थी कर्पूरी देवी, इन्होंने संरक्षिका के रूप में इन्होंने कार्य किया था। इनके जो प्रधानमंत्री थे वो केमाश या कदमदास थे। और इनके सेनापति के बारे में अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो भुवन मल, जो कि कर्पूरी देवी के रिश्तेदार हुआ करते थे, भुवन मल जो कि इनके सेनापति हुआ करते थे। अब आगे देखिए, भुवन मल ने पृथ्वीराज थर्ड की सुरक्षा उसी प्रकार की जिस प्रकार गरुड़ ने राम और लक्ष्मण की थी। इनकी नीतियाँ क्या क्या रही है? स्वजनों से मुक्ति, अपने जनों से मुक्ति, ये इनकी नीति थी। दूसरा, साम्राज्य का विस्तार करना, ये इनकी नीति थी। दूसरा, दिग्विजय की नीति, ये इनकी अच्छी नीतियाँ थी जिसके हिसाब से वो काफ़ी एक शक्तिशाली राजा के रूप में उभरे थे। देखिए 1178 ईस्वी में चचेरे भाई नागार्जुन का वध करके जो गुड़गांव था वो अपने अधीन में कर लिया था। 1182 ईस्वी के अंदर जो लड़ाकू एक जाति थी भंडानक, उसको पूर्ण रूप से दमन कर दिया था। दिल्ली का साम्राज्य अनंगपाल तोमर ने पृथ्वीराज थर्ड को सौंप दिया था, क्योंकि ये इसके नाना जी लगते थे रिलेशन में, क्योंकि कर्पूरी देवी के पिताजी थे। कौन? अनंगपाल। कन्नौज के राजा मौसेरे भाई थे जयचंद गढ़वाल, और इनकी पुत्री संयोगिता से प्रेम विवाह किया, जिससे कि गढ़वाल नाराज हो गए थे। जिससे बाहर से आने वाले जितने भी आक्रमणकारी थे, जैसे कि मोहम्मद गोरी, और इन मोहम्मद गोरी का साथ इन्होंने दिया था। किन्होंने? जयचंद गढ़वाल ने। ऐसा आपको याद रखना है। महोबा के परमदेव चंदेल को 1182 ईस्वी में हरा दिया था। गुजरात के नामदेव सेकंड व पृथ्वीराज थर्ड के मध्य नागौर का युद्ध हुआ था, जिसमें आपके पृथ्वीराज थर्ड जो विजय हुए थे और नामदेव सेकंड को बुरी तरह से पराजित किया था। जैसे ही इन्होंने इतने सारे युद्ध किए तो उन्होंने दल पुंगल की उपाधि धारण करते हुए अपने आप को विश्व विजेता घोषित कर दिया था। अब आगे देखिए, अनंगपाल तोमर जो कि दिल्ली के राजा थे, बता दिया था कि ये नानाजी लगते थे। इन्होंने अपना साम्राज्य पृथ्वीराज सेकंड को सौंप दिया था। और जयचंद गढ़वाल से भी इनके भी ये नानाजी लगते थे, क्योंकि ये जयचंद गढ़वाल और पृथ्वीराज थर्ड आपस में मौसेरे भाई हुआ करते थे। पृथ्वीराज थर्ड ने अपनी संपूर्ण जीवन काल में तोमरों से कभी भी युद्ध नहीं किया था। तोमर जाति है, उनसे कभी भी युद्ध नहीं किया, ऐसा आपको याद करना है। जयचंद गढ़वाल जो कि कन्नौज के राजा थे, और संयोगिता जो पन्ना राय चित्रकार ने पृथ्वीराज थर्ड के बारे में काफ़ी जानकारी देती हैं, क्योंकि उन्होंने स्वयंवर के लिए आयोजन करवाया था। इस तरीके से फिर वो स्वयंवर के दौरान पन्ना राय जो था वो चित्र वहाँ पे लगा दिया था, जिसका पृथ्वीराज थर्ड का
और उनको उस चित्र को भी जूतों की माला पहना दी थी, ऐसा बताया जाता है। तो ये एक दंत कथा है, बाकी इसके बारे में इतना ज़्यादा आपको गौर नहीं करना है। चलिए आगे बढ़िए। ये जो कथा थी उसके बारे में डॉक्टर त्रिपाठी और गौरीशंकर ओझा ने ऐसा बोला कि ये काल्पनिक कहानी है, ज़्यादा इसके अंदर बहकाम में नहीं आना है। पृथ्वीराज रासो, अबुल फजल, आईने अकबरी के अंदर, दूसरा सीवी वेद और चंद्रशेखर जो सुजन चरित, डॉक्टर दशरथ शर्मा, इन सभी ने इस घटना को सही बताया था। कौन सी? जो स्वयंवर वाली जो घटना थी उसको सही बताया था। दूसरा, संयोगिता की कहानी का जो उल्लेख है वो चंद्रबरदाई अपने पृथ्वीराज रासो के अंदर और आचार्य चतुरसेन जो पूर्णोहुति नाम से इनका जो ग्रंथ था उसके अंदर उनकी जो कहानी है उसका उल्लेख करते हैं। अब आगे देखिए, जैसे महोबा का युद्ध कहाँ पे हुआ था, किस किस के बीच में हुआ था? परमर्दी देव चंदेल के बीच में हुआ था और ये तुमुल का युद्ध कहलाता है। और पृथ्वीराज थर्ड और परमर्दी देव चंदेल के बीच में हुआ था और इनका सेनापति था आला और उदल, ये आपको याद रखना है। इसके अंदर पृथ्वीराज विजय हुए थे और पन्जूराय को यहाँ का प्रशासक नियुक्त कर दिया था। किसको? पन्जूराय को, ऐसा याद रखना है। अब भीमदेव सेकंड के बारे में पढ़िए, जो कि चालुक्य राजा थे और पृथ्वीराज थर्ड उस टाइम में राजा थे। देखिए, आबू के राजा सलखा या जैत्र सिंह की पुत्री जो इच्छिनी नाम से थी, इनकी सगाई कर दी थी किसी के साथ? भीमदेव सेकंड के साथ। लेकिन शादी जो है पृथ्वीराज थर्ड ने अपने आप से कर ली, इसलिए यहाँ पे युद्ध का कारण बन गया था। और नागौर का युद्ध हुआ था 1184 ईस्वी के अंदर। मैंने आपको पहले भी बता दिया था 1184 ईस्वी के अंदर आपके नागौर का युद्ध हुआ था, जिसके अंदर पृथ्वीराज जो है थर्ड वो विजय हुए थे। दूसरा, पृथ्वीराज चौहान थर्ड और भीमदेव, इनके बीच में भीमदेव जो थे सेकंड और जगदेव जो उस टाइम में उनके सेनापति थे, इस युद्ध में उसके बाद उन्होंने कौन सी उपाधि धारण कर दी थी? याद रखना है, दल पुंगल की उपाधि धारण कर ली। दल पुंगल का मैंने पहले ही मतलब बता दिया था कि विश्व विजेता। अब आगे हम बढ़ते हैं, मोहम्मद गोरी का युद्ध आने वाला है, जो कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी के अंदर हुआ था, करनाल हरियाणा के अंदर। मोहम्मद गोरी वर्सेस पृथ्वीराज थर्ड। इसमें जो प्रथम युद्ध हुआ था तराइन का, जिसमें पृथ्वीराज थर्ड विजय हो गए थे। पृथ्वीराज थर्ड के सेनापति थे खंडेराव और इन्होंने इस युद्ध के दौरान दिल्ली के गोविंद राय जो थे, उन्होंने पृथ्वीराज थर्ड का साथ दिया था। प्रथम युद्ध के अंदर तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था उसके अंदर दिल्ली के गोविंद राय। आगे देखिए, तराइन का जो दूसरा युद्ध है, द्वितीय युद्ध है, जिसके अंदर मोहम्मद गोरी विजय हो गया था और ये 1192 ईस्वी के अंदर हुआ था। और इसी तरीके से द्वितीय युद्ध से पहले ये दूत भेजे थे, किसने? मोहम्मद गोरी ने। देखिए उन दूतों के नाम देखिए, किवाय उल मुल्क मुल्तानी, दूसरा रुकनुद्दीन हमजा। ये दो जो द्वितीय युद्ध हुआ था तराइन का, इससे पहले उसने दो दूत भेजे थे। परिणाम से रिलेटेड बात करिए, क्या परिणाम निकला? देखिए, भारतीय इतिहास का निर्णायक युद्ध था ये चौहानों के बीच में, यानी हिंदुओं के बीच में। मुस्लिम सत्ता जो थी उसकी स्थापना हो गई थी, क्योंकि ये हिंदू थे और ये मोहम्मद गोरी आपके मुस्लिम थे। मोहम्मद गोरी ने जो उसका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको ये सारा साम्राज्य सौंप दिया था। दूसरा, आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव ने ऐसा बोला है कि भारतीय इतिहास में युग परिवर्तनकारी घटना हो गई थी। दूसरा, वी ए स्मिथ ने क्या बोला? तराइन के जो सेकंड का जो युद्ध था उसमें न केवल चौहानों का पतन हुआ बल्कि बौद्ध धर्म का भी पतन हो गया था। आर.सी. मजूमदार ने क्या बोला? तराइन के सेकंड के युद्ध में न केवल चौहानों का पतन हुआ बल्कि हिंदू धर्म का भी पतन हो गया। उन्होंने बौद्ध धर्म का बताया, इन्होंने हिंदू धर्म को बता दिया। नाट्यरंभा घोड़ा, ये पृथ्वीराज थर्ड का घोड़ा था, इसको नाचने वाला घोड़ा कहा जाता है। यहाँ के पृथ्वीराज थर्ड के जो सैनिक थे, इन्होंने धोखा दे दिया था। कौन कौन से सैनिक थे? देखिए, सोमेश्वर और प्रताप सिंह, इन दोनों ने पृथ्वीराज थर्ड का
साथ नहीं दिया था, मतलब धोखा दे दिया था। और कुछ सैनिक जो है वो समय पे भी नहीं पहुंचे थे। तो ऐसे कौन से सैनिक थे या ऐसे कौन सी सैनिकों की टुकड़ी थी जिसके साथ वो सैनिक आने वाले थे? तो उदयराज जो थे उनके सैनिक समय पे नहीं पहुंचे थे। अब देखिए युद्ध की जो जानकारी है वो कहाँ कहाँ से मिलती है। पृथ्वीराज रासो जो चंद्रबरदाई के द्वारा रचयिता हैं, फिर हसन निजामी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ ताज उल मासीर और मिनहाज उस सिराज के द्वारा लिखा गया तबकात ए नासिरी, इन तीनों ग्रंथों के से इस युद्ध की जानकारी मिलती है। हार के कारण भी काफ़ी ज़्यादा हैं। देखिए पृथ्वीराज थर्ड और मोहम्मद गौरी के बीच में हार का कारण इस तरह से रहा है कि उसके जो वो कूटनीति के राज्य थे, उसकी कूटनीति अच्छी थी आपके मोहम्मद गौरी की। दूसरा, मोहम्मद गौरी के पास जो हथियार थे वो काफ़ी हल्के हथियार थे और कुछ प्लानिंग के साथ अपनी युद्ध की रणनीति करते थे। काफ़ी ज़्यादा इसने समय दे दिया था। पृथ्वीराज थर्ड ने मोहम्मद गौरी को पहले युद्ध के बाद दूसरे युद्ध में काफ़ी ज़्यादा समय दे दिया था और उसको संभलने में काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल गया था कि हाँ हम किस तरह से उसको हरा सकते हैं। तो ये उसकी रही। दूसरा, संयोगिता का भी कारण मानते हैं कि संयोगिता से जैसे ही उसने अपनी मौसेरी बहन या चचेरी बहन कह सकते हैं, कजिन सिस्टर से उसने शादी कर ली। तो जैसे ही उसने कजिन सिस्टर से शादी कर ली तो आसपास के जितने भी राजा महाराजा थे वो सब उसके खिलाफ हो गए थे, क्योंकि भाई बहन से कैसे शादी कर सकता है। तो ये भी एक कारण रहा है जिससे कि काफ़ी बाकी किसी राजा ने उसका साथ नहीं दिया था और चारों तरफ से उसने दुश्मनी मोल ले रखी थी, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। कभी कभी ऐसा कुछ ग्रंथों के द्वारा भी ऐसा बताया जाता है कि पृथ्वीराज थर्ड ने और मोहम्मद गौरी ने क्या क्या युद्ध करे, कितनी बार किसने किसको हराया। तो हमीर महाकाव्य में मोहम्मद गौरी को 7 बार हराया ऐसा बताया। प्रबंध कोश में ऐसा बताया गया कि मोहम्मद गौरी को 20 बार हरा दिया पृथ्वीराज थर्ड ने। सुरजन चरित के अंदर 21 बार हराया। पृथ्वीराज रासो ने चंद्रबरदाई के द्वारा जो रचयिता है उसमें बोलता है 21 बार हराया। प्रबंध चिंतामणि में ऐसा बताया गया कि 23 बार मोहम्मद गौरी को इस पृथ्वीराज थर्ड ने हराया, ऐसा बताया गया है। अब ये सारे मत अपने अपने हैं। आपको जब भी कोई क्वेश्चन जिस तरह से पूछा जाए आपको जवाब देना। वैसे मेरे को नहीं लगता कि इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है। अब देखिए अबुल फजल और हसन निजामी, इन्होंने ऐसा बताया कि इन्होंने गजनी ने इनकी हत्या कर दी पृथ्वीराज थर्ड की। दूसरा, हमीर महाकाव्य में ऐसा बोलते हैं कि कैद करके ले गया था और फिर हत्या कर दी। पृथ्वीराज विजय ऐसा बताते हैं कि अजमेर में ही कैद कर दिया और फिर उसकी हत्या कर दी, ऐसा बताते हैं। लेकिन पृथ्वीराज रासो ऐसा बताते हैं कि शब्दवेदी बाण से गौरी की हत्या कर दी। ये सब बिल्कुल ही उल्टा बताता है। तो ये अलग अलग मत हैं, जैसे जिसकी मत हैं आपको उस तरीके से याद रखना है। इनकी जो समाधि है वो गजनी के अंदर है और इनका स्मारक जो बना हुआ है पृथ्वीराज थर्ड का वो अजमेर के अंदर बनाया गया है। दूसरा, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई के द्वारा रचयिता है, लाहौर निवासी हैं ये। फिर परम मित्र हैं, दरबारी कवि हैं। फिर पिंगल एक भाषा है जिसके अंदर ये इनका सारा लिखा गया पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य ऐसा बोला जाता है और इन्होंने पूर्ण नहीं किया था, लेकिन इनका पूर्ण करने का जो कार्य है इनके पुत्र थे झलन, इनके द्वारा किया गया था और इनकी पुत्री जो थी वो राजबाई थी। कुल 36 राजवंशों का उल्लेख इसके अंदर किया गया है, आपको याद रखना है। पृथ्वीराज थर्ड के कुछ दरबारी कवि जो आपको इस तरह से याद रखना है, जैसे जयानक, पद्मनाभ, आशाधर, विद्यापति, गौड़, जनार्दन, इस तरीके से। पद्मनाभ ने क्या लिखा था या फिर किसके बारे में पद्मनाभ ने लिखा? कला एवं संस्कृति जो का विभाग था उसकी स्थापना पद्मनाभ ने की थी। राय पिथौरागढ़ का निर्माण दिल्ली के में किया था, ऐसा आपको याद रखना है। बिशलपुर बांध के पास महादेव मंदिर का इन्होंने निर्माण करवाया था और इसका जो शुरुआत है वो विग्रहराज चतुर्थ ने की थी, लेकिन इसका निर्माण का कार्य पूर्ण किसने करवाया था? इसने पृथ्वीराज थर्ड ने। प्रथम शिलालेख बादल्या, याद रखना है, बादल्या प्रथम शिलालेख। अंतिम शिलालेख आमदा, ऐसे आपको याद रखना है। भाषाएं, 6 भाषाओं से रिलेटेड ये जानकार थे। कौन? पृथ्वीराज थर्ड 6 भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे, अच्छी जानकारी रखते थे।
इनके ऊपर 2000 के अंदर डाक टिकट भी जारी किया गया है। और इनका भाई और बहन के बारे में भी अगर कुछ प्रश्न पूछा जाए तो याद रखना, इनका भाई का नाम हर्राज था जिसने आत्महत्या कर ली थी, और इनकी जो बहन थी उनका नाम था प्रथा। उनका नाम भी पृथ्वी से प्री याद रखना है, इसका भी प्र से प्र, इस तरह से प्रथा याद रखना है। ऐसे कौन से शासक थे जिन्होंने पृथ्वीराज थर का साथ दिया था? तो आपको याद रखना है, जालौर के समर सिंह, मेवाड़ के सामंत सिंह और दिल्ली के गोविंद राय, इन्होंने साथ दिया था। लेकिन जयचंद गढ़वाल जो इनके मौसेरे भाई थे, इन्होंने साथ नहीं दिया था, ऐसा आपको याद रखना है। ये दूरदर्शी था, इनके अंदर अभाव था। दूसरा, संयोगिता से स्वयंवर रचना के चक्कर में ये अपना साम्राज्य खो बैठे। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इनके दरबार के टाइम में या इनका जब शासन चल रहा था उसी टाइम ये अजमेर आए थे, और इन्होंने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने चिश्ती संप्रदाय की स्थापना करी थी। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा मैंने आपको पृथ्वीराज थर के बारे में काफ़ी अच्छे से डिटेल में पढ़ा दिया है। आपको ये हैंड रिटन नोट्स का सिलसिला मेरे द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है, आपके लिए कैसा लग रहा है? आप अपनी प्रतिक्रिया लाइक कमेंट के ज़रिए बताइए। चैनल पर नए होने पर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरे वीडियो आपको लगातार बिना रुके टाइम पर पहुंचते रहें।